तन्वी बहुत ही सुंदर और संस्कारी लड़की थी जो कि अपने घर वालों का बहुत अच्छे से ध्यान रखा करती थी। उसके घर वाले भी उसे बहुत ज्यादा प्यार किया करते थे। सब कुछ ठीक चल रहा था। एक दिन तन्वी के माता पिता ने उसे जाकर कहा, तन्वी बेटा, हमने तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छे घर का लड़का देखा है। लड़के की खुद की दुकान है और वो हर तरह से तुम्हारे योग्य है। अगर तुम्हारे जीवन में कोई ना हो तो हम उससे तुम्हारी शादी करवाना चाहते हैं। हाँ तन्वी बेटा, अगर तुम किसी को पसंद करती हो तो हमें बता सकती हो। हमें कोई परेशानी नहीं है, हम तुम्हारी शादी उससे करवा देंगे। लेकिन जो भी हो वो खुलकर बताना। ये बात सुनने के बाद में तन्वी ने हंसते हुए कहा, माँ, बाबा अगर ऐसा होता तो अब तक मैं उस इंसान को आपके सामने लाकर खड़ा कर देती, पर मेरे जीवन में ऐसा कोई नहीं है। आप मेरी शादी जहाँ भी करवाएंगे मुझे कोई परेशानी नहीं है। मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद अब तन्वी की शादी राजीव नाम के लड़के से तय हो जाती है और कुछ महीनों में तन्वी शादी करके राजीव के साथ विदा हो जाती है। तो वहीं उसके छोटे भाई अतुल की शादी भी काव्या नाम की लड़की से हो जाती है। काव्या वैसे तो बहुत संस्कारी थी, लेकिन उसे अपने ससुराल की दौलत का बहुत घमंड था। एक दिन वो नई साड़ियां खरीद कर लाती है, जिसे देख उसकी सास उससे कहती है, काव्या बहू, अभी पिछले हफ्ते ही तो तुम शॉपिंग करके आई थी, फिर तुम्हें और सामान खरीद कर लाने की क्या जरूरत थी। ये आप कैसी बातें करती हैं माँ जी? हर सास चाहती है कि उसकी बहू सुंदर दिखे और जमाने वाले ये कहे कि कितनी बन ठन कर रहती है, और आप तो मुझे डांटने लगती है, रोकने टोकने लगती है। नहीं काव्या बेटा, मैं तुझे कभी भी कुछ भी पहनने से रोक नहीं सकती। मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि घर के खर्चे थोड़ा सा सोच समझ कर ही करना चाहिए। माँ जी, मुझे बहुत अच्छे से सोच समझकर खर्च करना आता है। मायके में भी मेरे पास बहुत पैसा रहता है और भगवान की दया से मुझे ससुराल भी अच्छा खासा मिला है। इसलिए आप मुझे ज्ञान मत दीजिए। आपको पहनने ओढ़ने का शौक नहीं है, पर मुझे है, इसलिए मैं वही करूंगी जो मेरा दिल कहेगा। इतना बोलकर काव्या अब वहाँ से चली जाती है, लेकिन उसकी सास उसकी बातें सुनकर उदास हो जाती है और अपने मन में कहती है, मेरी तन्वी बेटी बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी। मेरी सारी बातें बहुत अच्छे से सुनती थी वो, और सारी बातें मानती थी। पर लड़कियों को तो पराया होना ही होता है। ना जाने मेरी बेटी अपने ससुराल में कैसे रह रही होगी, पर एक माँ का आशीर्वाद हमेशा उसके साथ रहेगा। वहीं दूसरी तरफ तन्वी अपने परिवार में बहुत खुश थी। लेकिन एक दिन राजीव अधमरी हालत में घर आता है और उसे देखकर तन्वी काफी घबरा जाती है और घबराते हुए कहती है, राजीव, ये क्या हो गया आपको, और किसने आपका ऐसा हाल किया है? मुझे बताइए क्या हुआ है। राजीव कुछ बोल पाता उससे पहले ही वो बेहोश हो जाता है। अब तन्वी उसे लेकर हॉस्पिटल जाती है और डॉक्टर उसका इलाज करते हैं और कहते हैं, देखिए इनका खून बहुत बह गया है, इन्हें खून की जरूरत है। साथ ही इनके कई सारे अंग भी डैमेज हुए हैं, तो उनके कुछ ऑपरेशंस करने होंगे। आप जल्द से जल्द काउंटर पर 4 लाख रुपए जमा करा दीजिए। डॉक्टर, मैं इतने पैसे कहाँ से लेकर आऊंगी? अभी के लिए आप इनका इलाज शुरू कर दीजिए। मैं जल्द से जल्द पैसे का इंतजाम करके आती हूँ। ये कोई परचून की दुकान नहीं है मैडम, जहाँ पर आप अपनी मर्जी से पैसे भिजवा देंगी या पेमेंट कर देंगी। यहाँ पर ऑपरेशन से पहले आपको पेमेंट करनी होगी, वरना आप अपने पेशेंट को किसी सरकारी अस्पताल में ले जाइए। तन्वी ये बात सुनकर और घबरा जाती है और रोते हुए कहती है, डॉक्टर साहब माफ करना, मैं जल्द से पैसों का इंतजाम करती हूँ। आप इनका इलाज शुरू कर दीजिए। अगर आपने इनका इलाज नहीं किया तो मेरे पति इस दुनिया में नहीं रहेंगे और मैं उनके बिना नहीं रह सकती। जिसके बाद तन्वी अपने घर को गिरवी रख देती है और डॉक्टर को पैसे दे देती है। इलाज में बहुत सारे पैसे खर्च हो जाते हैं, लेकिन राजीव की जान नहीं बच पाती। आप मुझे छोड़कर ऐसे कैसे जा सकते हैं?
आपके बिना मैं कैसे रहूंगी? आपके सहारे से ही तो मैं अपनी पहली दुनिया छोड़कर आपकी दुनिया में आई थी, और अब आप ही मुझे इस दुनिया में अकेले छोड़कर चले गए। आपने मुझे धोखा दिया। उम्र भर साथ निभाने का वादा किया था आपने। लेकिन अब उसके पास कोई चारा नहीं था। वो अपनी माँ के घर वापस आ जाती है। अब उसके पास कुछ भी नहीं था, ना घर और ना पैसा, क्योंकि सब कुछ राजीव के इलाज में बिक गया था। जैसे ही वो घर आई तो काव्या ने उसे बड़े प्यार से गले लगाया और कहा, तन्वी दीदी, कोई बात नहीं, जो होना था वो हो गया। ये घर भी तो आपका ही है। आप जितने दिन चाहे इस घर पर रह सकती है, कोई आपसे कुछ भी नहीं कहेगा। काव्या बहू, जितने दिन चाहे से क्या मतलब है? वैसे भी हमारी तन्वी के पास अब रहने के लिए कोई जगह नहीं है, तो वो इसी घर में रहने वाली है, हमेशा हमेशा के लिए। ये बात सुनकर काव्या का मुंह उतर जाता है और वो अपने मन में कहती है, पहले तो अपने ससुराल की सारी खुशियों को खा गई और उन्हें कंगाल कर दिया, फिर अपने पति को खा गई, और अब यहाँ पर अपनी मनहूसियत फैलाने के लिए आई है। पता नहीं और क्या क्या बर्बाद करेगी, मनहूस कहेगी। लेकिन कोई बात नहीं, मैं भी देखती हूँ कि घर पर आई हुई ये गरीब ननद और कितने दिनों तक इस घर में रह पाती है। काव्या ने सोच लिया था कि अब वो अपने घर आई हुई गरीब नंद को घर से निकाल कर रहेगी। उसने ये बिल्कुल नहीं सोचा था कि उसकी गरीब नंद जाएगी कहाँ। अब काव्या अपनी नंद तन्वी से सारे घर के काम करवाया करती थी। एक दिन जब तन्वी सोकर उठती है तो घर का कोई काम नहीं हुआ था, यहाँ तक कि घर में चूल्हा तक नहीं जला था। ये देख तन्वी काव्या के पास जाती है और कहती है, भाभी, आज आपने घर का कोई काम नहीं किया और घर में अब तक चूल्हा भी नहीं जला है। माँ और पिताजी को सुबह जल्दी खाना खाने की आदत है। इस घर की बहू मैं हूँ, बहू रानी बोलते हैं मुझे, और तुम पराया धन हो, जो पराया होकर भी इस घर से पराया मानने को तैयार नहीं हो। अगर इतनी चिंता है अपने बूढ़े माँ बाप की, तो खुद चूल्हा जलाकर कुछ बना क्यों नहीं देती? और जब इस घर में मुफ्त की रोटियां तोड़ ही रही हो, तो थोड़ा काम करने से घिस तो नहीं जाओगी तुम? भाभी, आप मुझसे किस तरह बातें कर रही है? अभी मेरे पति को गए 1 महीना भी नहीं हुआ है और आप अभी से मेरे साथ ऐसा बर्ताव कर रही है। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? तुम न जाने खुद को समझती क्या हो। सोचा था एक ननद है जो अपने ससुराल में है, वो कभी कभी त्योहार पर आया करेगी, लेकिन तुम तो मेरे गले का फंदा बन गई हो, जो मेरे गले से निकलने को तैयार ही नहीं है। काव्या की ये बात सुनकर तन्वी को बहुत बुरा लगता है और वो अपनी आंखों में आंसू लिए अपनी भाभी से कहती है, भाभी, जब तक मैं इस घर में रहूंगी तब तक मैं इस घर का सारा काम संभाल लूंगी। बस आप मेरे ऊपर एक एहसान करना कि जैसा बर्ताव आप मेरे साथ कर रही है, इस बर्ताव के बारे में मेरे माँ बाबा को पता मत चलने देना, वरना वो अपनी विधवा बेटी को इस हालत में देख बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और काव्या ने ये बात सुनने के बाद भी अपने मन में कहा, यही तो मैं चाहती हूँ कि तुझे ऐसे ही अपने इशारों पर नचाती रहूं और ये बात मेरे सास ससुर को पता ना चले, क्योंकि सास ससुर का पता नहीं, लेकिन अतुल तुमसे बहुत प्यार करता है। अगर उसे पता चला कि मैं उसकी प्यारी इकलौती बहन के साथ ऐसा बर्ताव कर रही हूँ तो वो झेल नहीं पाएगा और उसका गुस्सा मैं नहीं झेल पाऊंगी, क्योंकि अतुल का गुस्सा काफी खराब है। घर आई गरीब नंद के साथ काव्या बहुत बुरा बर्ताव किया करती। वो उसे रूखी सूखी रोटी दिया करती और सारे घर का काम उससे ही करवाया करती। तन्वी भी घर वालों को पता ना चले, इसीलिए सबके उठने से पहले ही सारे घर का काम कर दिया करती। एक दिन तन्वी गांव के कुएं से पानी भरने के लिए जाती है। तभी गांव का जमींदार हरिया उसे देखकर कहता है, क्या बात है तन्वी, पति के मरने के बाद लोगों के चेहरे की रंगत उतर जाती है, लेकिन तुम तो और भी ज्यादा निखरी निखरी नजर आ रही हो। इस चमकती जवानी का क्या राज है? हरिया, थोड़ा सा बोलते हुए शर्म तो कर ले कि एक विधवा से किस तरह से बात की जाती है। पहले ही तेरी एक बीवी तुझे छोड़कर भाग गई है और दूसरी भगवान को प्यारी हो गई, फिर भी तुझे लड़कियों से बात करने की तमीज नहीं आई है।
कोई बात नहीं, जो मुझे आता है वो मैं तुम्हें सिखा दूंगा, और तमीज मुझे नहीं आती वो तुम मुझे सिखा दो। क्या कहती हो, कब आऊं तुम्हारे लिए तुम्हारे घर पर रिश्ता लेकर? ये बात सुनकर तन्वी को बहुत बुरा लगता है और वो कहती है, तुझसे शादी करने से अच्छा मैं इसी गांव के कुएं में कूदकर मर जाऊं, पर तेरे जैसे इंसान की पत्नी कभी नहीं बनूंगी। आज के बाद अगर मुझे रोकने की कोशिश की तो पंचायत बैठाकर तुझे इस गांव से बेदखल करवा दूंगी, समझ गया? इतना बोलकर तन्वी वहां से चली जाती है। लेकिन जमींदार की नजर अब तन्वी पर बनी हुई थी। वो किसी भी हाल में तन्वी को अपनी पत्नी बनाना चाहता था। उसकी नजरें गांव की औरतों के प्रति बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी और ये बात तन्वी को अच्छे से पता थी। कुछ ही देर में वो घर आती है। तन्वी घर आने के बाद काफी रो रही होती है। तभी काव्या उसके पास आती है और कहती है, अब ये सब क्या नया ड्रामा कर रही हो तुम ननन जी? हमारे बीच में तय हुआ था कि तुम पूरे घर का काम करोगी और घर वालों के उठने से पहले कर दोगी। अब तुम्हें इस तरह रोते देखकर उन सबका शक मुझ पर ही जाएगा। भाभी, कभी तो खुद से बाहर निकलिए, मैं आपकी वजह से नहीं रो रही हूँ। अच्छा चलो, बता भी दो, ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हें इतना परेशान कर रही है? शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। अब तन्वी रोते हुए भाभी को सब कुछ बता देती है। ये सारी बातें सुनने के बाद काव्या तन्वी से कहती है, कोई बात नहीं, तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है। घर में ये बात किसी और को मत बताना, वरना घर वाले और परेशान हो जाएंगे। वैसे भी तुम इस घर में बोझ बनकर पड़ी हुई हो। मैं खुद ही जाकर हरिया से बात करके आती हूँ। इसके बाद अब काव्या खुद हरिया के घर जाती है और हरिया उसे देखकर हैरान रह जाता है और कहता है, ये क्या, उस लड़की ने अपने घर में बता दिया कि मैंने उससे बात करने की कोशिश की थी। भलाई का तो कोई जमाना ही नहीं है। सोचा था एक विधवा औरत का घर बस जाएगा, लेकिन उसे तो कलेश चाहिए। मुझे कलेश नहीं चाहिए, तभी तो आपके पास आई हूँ जमींदार जी। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं, क्या कहना चाहती हो? अच्छे से बताओ। मैं बस अपनी जिंदगी के कलेश को अपने घर से दूर भगाना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम उसे पसंद करते हो और अपनी बीवी बनाना चाहते हो। अरे ऐसी बातें लड़की से सीधे नहीं की जाती, उसके घर वालों से बात की जाती है। ये बात सुनने के बाद हरिया समझ जाता है कि काव्या यहाँ तन्वी का सौदा जमींदार से करने के लिए आई थी और हरिया जमींदार खुश होते हुए कहता है, पहली बार कोई समझदार किसी समझदार इंसान से टकराया है। तो बताओ, क्या लोगी अपनी ननद को मेरी पत्नी बनाने का तुम? कुछ नहीं जमींदार जी, बस मुझे 1 लाख रुपए दे दीजिए और उसके बाद मैं सब कुछ संभाल लूंगी। आप बस बारात लेकर मेरी ननद से ब्याह करने के लिए आ जाना। ठीक है, तो तय रहा। शादी वाले दिन मैं तुम्हें 90,000 रुपए दे दूंगा और अभी के लिए तुम ये 10,000 रुपए रख लो। काव्या भी पैसे देकर खुश हो जाती है और वहां से चली जाती है। तो वही हरिया के घर काम करने वाला रामू ये सब कुछ देख रहा था। ये सब कुछ देखकर उसे बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो जमींदार की रोटी पर पलता था, इसीलिए वो कुछ नहीं कह पाता। वहीं काव्या घर आती है और जब सब खाना खा रहे होते हैं तो वो अपने सास ससुर और पति से बात करने लगती है। माँ जी, बाबूजी, अतुल जी, मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहती हूँ। अब मुझसे तन्वी दीदी का दुख देखा नहीं जाता, तो जैसी भी है मेरी ननंद है। बेटा, मुझसे भी नहीं देखा जा रहा, लेकिन हम इससे क्या कर सकते हैं? जो किस्मत में होना लिखा था वो तो हो गया ना। अब होनी को कौन ही टाल सकता है? होनी को कोई नहीं टाल सकता, लेकिन हम दीदी का फ्यूचर तो बदल सकते हैं ना। अब जमाना बदल रहा है, हम तन्वी दीदी की दूसरी शादी भी करवा सकते हैं ना। वो कब तक ऐसे ही तन्हाई में अपनी जिंदगी जिएंगी? ये बात सुनकर तन्वी को बहुत बुरा लगता है और वो कहती है, आप कैसी बातें कर रही हैं भाभी? मुझे इस घर से अब कहीं नहीं जाना है। मैं इस घर में ही 2 रोटी तोड़कर खुश हूँ। उसके बदले में इस घर का पूरा काम संभाल लेती हूँ, पर मैं ये घर छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। तभी काव्या का पति यानी तन्वी का भाई
जो कि इस भ्रम में था कि काव्या उसका भला चाहती है, वो बोल पड़ता है। तन्वी, एक बार काव्या की बात सुन तो लो, वो कहना क्या चाहती है। आज तक इस बारे में किसी ने बात नहीं की। 6 महीने हो गए हैं, क्या पता वो तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सोच रही हो। आप समझदार हैं और आपने मेरी बात को समझा है। बस ये चाहती हूँ कि हम तन्वी दीदी का घर बसा देते हैं और मैंने उनके लिए एक बहुत अच्छा वर भी देखा है। कौन है काव्या बहू, बता, मैं उससे जाकर शादी की बात करके आता हूँ। गांव के हरिया जमींदार की बात कर रही हूँ मैं। उसके पास भगवान का दिया सब कुछ है। अब किस्मत से बेचारे की एक बीवी मर गई और एक भाग गई तो क्या हुआ, उसको भी तो अपने जीवन में एक नई जिंदगी शुरू करने का हक है। तन्वी दीदी उसके घर में बहुत खुश रहेगी। नौकर चाकर, पैसा, रुतबा, सब कुछ तो है उसके पास। और आपको पता है, वो तो तन्वी दीदी को पसंद भी करता है। कुछ दिनों पहले ही उसने तन्वी दीदी को रोककर ये बात कही थी। हाँ, ये सब मैं क्या सुन रही हूँ तन्वी बेटा। उस हरिया ने तुझसे बात करने की कोशिश की थी और तूने ये हमें बताना भी जरूरी नहीं समझा। माँ, मैं क्या बताती कि ये छिछोरा आदमी मुझे रास्ते में रोक रहा है। मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मैं कभी भी उससे शादी नहीं करूंगी। पर तन्वी, हरिया में बुराई क्या है। सच में उसके पास अच्छा पैसा है और वो विधवा होने के बाद भी तुझे अपनाने को तैयार है। तेरी जिंदगी संवर जाएगी अगर तू उसके साथ चली गई तो। सभी लोगों की ये बातें सुनकर तन्वी चुप हो जाती है। उसे समझ में नहीं आता कि वो क्या बोले। कोई भी उसकी बात समझने को तैयार ही नहीं था। वहीं तन्वी के माँ बाप भी ये सोचकर खुश थे कि अब तन्वी का घर बस जाएगा। अगर मेरे घर वाले मेरी जिंदगी बर्बाद करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, शायद मेरी किस्मत में ही यही लिखा है। मैं ऐसे ही अपना गुजारा चला लूंगी। यूं ही कुछ दिन गुजरते हैं और हरिया बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि उसकी शादी जवान तन्वी से जो होने वाली थी। शादी की तैयारियां जोर जोर से चल रही थी। तो वही तन्वी दुल्हन के जोड़े में सजी हुई अपने कमरे में बैठी हुई खुद से कहती है, हे भगवान, आपने गरीब ननंद को अपने मायके वापस भेज दिया और उसकी भाभी ने उस पर इतने जुल्म किए, पर उसने कुछ नहीं कहा। लेकिन आज तो उसकी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद होने वाली है। क्या आप अब भी पत्थर की मूर्ति बनकर चुपचाप ये सब कुछ देखते रहेंगे? तन्वी बोल रही थी और उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। थोड़ी ही देर में मंडप सजता है। तन्वी तब मंडप पर नहीं आई थी। अतुल उसे लेने के लिए कमरे में आता है तो वहाँ हरिया का नौकर रामू था। रामू, तुमने तन्वी को देखा क्या? वो मुझे कहीं नजर नहीं आ रही। पंडित जी बुला रहे हैं। इस तरफ हैं, बालकनी की तरफ। रामू इतना कहता है और अतुल बालकनी की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन तभी रामू अतुल को बालकनी में बंद कर देता है और खुद वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद उसे कमरे में जमींदार और काव्या आते हैं और हरिया काव्या को 90,000 रुपए देते हुए कहता है, तुम तो कमाल की चीज हो। आखिर जो काम मैं नहीं कर पाया वो काम तुम कर गई तन्वी को मनाने का। और खुशी की बात यह है कि अब मेरी उससे शादी हो रही है। अगर मैंने अपना वादा निभाया तो आपने भी तो अपना वादा निभाया ना। अब इस 1 लाख रुपए में ऐश करूंगी। बस 2 बात का खास ख्याल रखना। क्या बात? बताओ। हरिया जमींदार कभी अपनी बातों से मुकरता नहीं है। पहली बात, हमारे सौदे के बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। और दूसरी बात, अगर तुम्हारा तन्वी से मन भर जाए तो उसे मार कर कहीं फेंक देना, लेकिन उसे वापस मायके मत भेजना। हरिया ये बात सुनकर हंसते हुए कहता है, लगता है घर आई गरीब ननद से उसकी अमीर भाभी को ज्यादा ही परेशानी है। खैर कोई बात नहीं, भले ही वो मेरे घर में एक सामान की तरह पड़ी रहेगी, लेकिन वापस अपने मायके कभी नहीं आएगी। अगर आने की कोशिश भी की तो उसके हाथ पैर तोड़कर घर में पटक दूंगा। बालकनी में खड़ा अतुल ये सारी बातें सुन रहा था। वो समझ गया था कि रामू ने उसे जानबूझकर बालकनी में बंद किया ताकि वो अपनी बीवी और हरिया की असलियत देख पाए। थोड़ी ही देर में अतुल का दरवाजा बजने लगता है। काव्या जैसे ही उस बालकनी में देखती है
तो नोटों का बंडल अपने पल्लों में छुपाकर दरवाजा खोलती है। अब क्या कह रहे हैं? सब लोग तो नीचे हैं। मुझे भगवान ने यहाँ पर भेजा है ताकि मैं तुम्हारी असलियत देख सकूं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक औरत होकर तुम एक औरत का इतना बुरा चाह सकती हो। अब ये शादी कभी नहीं होगी। आप गलत समझ रहे हैं। लगता है आपको कोई गलतफहमी हो गई है। मैंने कोई गलती नहीं की। हमें इस बारे में बैठकर अच्छे से बात करनी चाहिए। अतुल काव्या को खींचकर थप्पड़ मारता है और हरिया का गिरेबान पकड़कर उसे सभी लोगों के सामने लेकर जाता है और सब लोगों को हरिया की असलियत बता देता है। ये सब कुछ देखकर तन्वी बस रोई जा रही थी। मुझे माफ कर दे मेरी बहन। मैं चाह कर भी तेरे आंसू और दर्द कभी नहीं समझ पाया। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि तू क्या चाहती है। जिसके बाद अतुल अब काव्या को घर से निकालने लगता है। तभी तन्वी ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं भैया, आप भाभी को घर से नहीं निकालोगे, क्योंकि मैं जानती हूँ कि जब एक लड़की अपने ससुराल से मायके से हमेशा के लिए चली जाती है तो वो कैसे अपना जीवन गुजारती है। और रही बात मेरी, तो मैं भी अपने पति के मरने के बाद आप पर बोझ बनने के लिए आ गई थी। मैं पढ़ी लिखी हूँ। अब से मैं अलग रहूंगी और खुद अपना गुजारा करूंगी। ये सारी बातें सुनने के बाद काव्या को बहुत बुरा लगता है और वो कहती है, मुझे माफ कर दो तन्वी। मैंने सच में तुम्हें बोझ समझा था। मुझे ऐसा लगा था कि तुम जब से मेरे घर में आई हो तब से मेरी अहमियत कम हो गई है। हर कोई तुम्हारे बारे में बात करता था और तुम्हारी चिंता में डूबा रहता था, इसलिए मुझे तुमसे चिढ़ होने लगी थी। लेकिन मैं भूल गई थी कि तुम भी एक औरत हो। मैंने तुम्हारे साथ सच में बहुत गलत किया। हो सके तो मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे आगे भीख मांगती हूँ। तन्वी भी काव्या से बहुत प्यार करती थी और उसे अपनी बहन जैसा ही समझती थी, इसीलिए वो काव्या को माफ कर देती है। लेकिन तन्वी अब अपने मायके में नहीं रहती। वो किसी दूसरे गांव में जाकर एक किराए पर घर लेकर रहने लगती है और वहीं छोटा मोटा खाने का ठेला लगाकर अपना गुजारा चलाने लगती है। धीरे धीरे वो अच्छे खासे पैसे कमाने लगती है, जिसमें उसका गुजारा अच्छे से चल जाया करता। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर हम सक्षम हैं तो हम हर तरह की स्थिति का सामना कर सकते हैं। बस कभी कभी कुछ वाक्य हमें अंदर से तोड़ कर रख देते हैं। ऐसे समय में हमें अपनी काबिलियत को पहचान कर फैसला लेना चाहिए।